हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स IQ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन या शॉर्ट नोट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये जो शॉर्ट नोट है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर SSC JEE, UP SSC JEE एंड वेरियस जो कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टेट के, उन सभी के लिए। क्योंकि मैं एनालाइज करता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स को और उसके बाद जो भी कंटेंट होता है वो इसमें प्रोवाइड करता हूँ, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इस शॉर्ट नोट का सेकंड पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये कॉमन सब्जेक्ट होता है जैसा कि आपको पता है, सिविल एंड मैकेनिकल का। तो आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको सिंपली जाना होगा टेलीग्राम ऐप पर, और वहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है इंजीनियर्स IQ। उसके बाद जो आइकन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद सारी PDFs आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर से। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो चैप्टर का नाम है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। तो सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, क्योंकि जो भी बेंडिंग मोमेंट होता है उसके कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है किसी भी मेंबर में, उसी को हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग मोमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। किसी भी मेंबर पर अगर मैं नेट मूवमेंट निकाल लेता हूँ किसी भी सेक्शन पर, तो वो होगा उस सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट यानी कि या तो फिर मैं राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से, किसी भी साइड से नेट मूवमेंट किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर आप निकाल लेते हैं तो वो होता है बेंडिंग मूवमेंट। और इस बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो क्या कहलाता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट जो होता है किसी भी बीम पर, वो किसी भी लोड के कारण एक्ट होता है, किसी भी लोड के कारण इंड्यूस होता है। और ये जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो सपोर्ट्स पर मिनिमम होता है, और जो सेंटर होता है किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की अगर हम बात करें तो इसके सेंटर पर जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा और सपोर्ट्स पर मिनिमम होता है। ठीक है। तो ये जो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है इसके कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन कैसा होता है, ऑलवेज आपको याद रखना है कि लीनियर होता है विद डेप्थ। ठीक है। अगर डेप्थ की बात करें तो ये लीनियर होता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस की बात करें किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, ये अगर n है तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यही रीजन होता है कि अगर हमें किसी भी बीम में अगर बोला जाए कि हमें इसमें होल क्रिएट करना है तो हम इस कहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो वो करेंगे हम न्यूट्रल एक्सिस पर, उसके क्रॉस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस पर। यहाँ से एक और पॉइंट है, अगर आपको बताना है कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहाँ पर डेवलप होंगे तो वो होगा एक्सट्रीम फाइबर पर या फिर टॉप फाइबर पर। एक्सट्रीम फाइबर का मतलब ये है कि इस न्यूट्रल एक्सिस से जितनी भी ज़्यादा दूरी तक आप जाएंगे, जितने ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू वो है बढ़ती जाएगी। वो कैसे बढ़ती है आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर बाई की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पर अगर सिग्मा जो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस होते हैं, सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। यहीं से जो लीनियर वाली इक्वेशन है, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन विद डेप्थ कैसा होता है, तो वो भी लीनियर होता है। इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेंडिंग या फ्लेक्सुरल इक्वेशन, तो ये आपको याद रख लेनी है, सबको नॉर्मली याद होती है, M/I इक्वल्स सिग्मा बाई वाई इक्वल्स E/R। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपको इनका जो दे रखे हैं इनके नोटेशंस, तो उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले M जो बेंडिंग मूवमेंट एक्सर्ट हो रहा है किसी भी मेंबर पर, वो I क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम या ऑफ दिस मेंबर। सिग्मा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड ड्यू टू दिस मूवमेंट या फिर बेंडिंग मूवमेंट। एंड वाई न्यूट्रल एक्सिस से जिस फाइबर पर आपको फाइंड करना है बेंडिंग स्ट्रेस, वहाँ तक की डिस्टेंस। ई क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ लिया जाता है किसी भी स्टील स्ट्रक्चर के लिए। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है।
यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आई है तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं आर से, बट अगर कर्वेचर की बात की जाए तो वो होता है 1/r, और ये आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ से एक पहले ही मैं नोट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है कि आपको अगर होल क्रिएट करना हो किसी भी बीम पर तो मोस्ट एफिशिएंट लोकेशन कौन सी होगी, तो वो होगी न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कर्वेचर। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर r से डिनोट करते हैं तो उसका कर्वेचर क्या होगा 1/r। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करेगा कर्वेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर होता है। तो यहाँ से एक चीज आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी बीम पर लोड इंक्रीज करेंगे तो लोड इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होगा। बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होगा उसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस होगी, यानी कि अगर आप जो ज़्यादा लोड लगा रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर, मान लिया कुछ सीधी स्ट्रक्चर थी, कुछ ऐसा मेंबर था, इस पर लोड ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो फिर लोड अप्लाई करने के बाद ये कुछ ज़्यादा कर्व, उसमें कुछ इस टाइप से ज़्यादा कर्व आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, यानी कि इसकी अगर सर्कल टोटल ड्रॉ करते हैं तो इसकी रेडियस विद रिस्पेक्ट टू दिस केस कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कर्वेचर ज़्यादा होगा बट रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। ऐसे ही अगर इस केस की बात करते हैं तो इसमें बेंडिंग मोमेंट लेस है, क्योंकि यहाँ पर लोड अगर कम अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम कम कुछ इस तरह से कम बेंड करा पा रहे हैं। तो कम बेंड करा पा रहे हैं इसका मतलब ये है, इसका अगर ओवरऑल ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से सर्कल, तो इसका रेडियस कुछ ज़्यादा होगा। रेडियस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होने का मतलब ज़्यादा ये है कि कर्वेचर लेस होगा। ठीक है, तो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, जिसे डिनोट करते हैं EI से। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, ये होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंट फॉर यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 रख दें तो जो भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा किसी भी मेंबर का वो क्या होगा, उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहलाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला नॉर्मली सबको याद होता है INA, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ले लेते हैं एंड y मैक्सिमम, यानी कि टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस ले लेते हैं किसी भी मेंबर के लिए, तो वो हमें दे देता है क्या, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, बट सेक्शन मॉडुलस किस लिए यूज किया जाता है, तो हमें अगर किसी भी दो मेंबर्स की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है तो उसका सेक्शन मॉडुलस कंपेयर किया जाता है। जिस मेंबर का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा वो मेंबर उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उस मेंबर की, या फिर कह सकते हैं वो मेंबर उतना ही ज़्यादा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बियर कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ये जो पॉइंट है यूज फॉर स्ट्रेंथ मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, उनका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा या फिर कह सकते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, आपको देख लेना है। सबसे पहले अगर आपको दे रखा है स्क्वायर सेक्शन, तो स्क्वायर सेक्शन ये जैसा कि आपको पता है सारी साइड्स एक बराबर होती हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर साइड्स को A माना है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है A⁴/12। अगर मैं इसके अपॉन में कर देता हूँ मैक्सिमम यानी टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस, तो NA ये है, NA से ऊपर तक की डिस्टेंस क्या होगी A/2, जो कि यहाँ बाई मैक्सिमम दे रखा है। A/2 अगर इसके अपॉन में मैं कर देता हूँ, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू A³/6 मिल जाती है। 2 से 12 कट जाएगा और A से A³ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो अगला सेक्शन है वो है एक, अगर आपके पास है कोई रेक्टेंगल सेक्शन, तो रेक्टेंगल सेक्शन में जैसा कि आपको पता है आमने सामने की जो डायमेंशंस होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसमें अगर विड्थ B है और डेप्थ D है, और अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट D, यानी कि उस एक्सिस के जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है उसी का हमें क्यूब करना होता है। यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो VD³/12 हो जाएगा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट NA। बट अगर न्यूट्रल एक्सिस से
टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस मैक्सिमम देखेंगे तो वो होगी d/2, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर BD³/12 अपॉन d/2 करते हैं, फिर से d से d³ रह जाएगा, सॉरी d² रह जाएगा, VD² और 2 से 6, BD²/6 इसका फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है एक सर्कल सेक्शन। सर्कल सेक्शन में क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Na के अबाउट होता है 5/16 d⁴, और अगर इसका टॉप फाइबर तक का मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे इसके सेंटर से, तो वो होती है d/2, आप देख सकते हैं इसकी रेडियस के बराबर। तो d/2 को अगर अपॉन में करेंगे तो यहाँ से एक d से d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा πd³/32। ये फॉर्मूला इसका सेक्शन मॉडुलस का। ऐसे ही अगर हम बात करें एक सर्कल सेक्शन जो कि होलो सर्कुलर सेक्शन है, तो ऐसे सेक्शन के लिए क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं, d⁴ माइनस d⁴, क्योंकि यहाँ पर होलो सर्कुलर सेक्शन होता है, ये डिडक्ट कर दिया जाता है। और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस सेम रहने वाली है d/2। तो यहाँ से d से d कैंसिल नहीं होता है, यहाँ पर d में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिंपली ये फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसी का यूज़ भी हो सकता है, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा होता है 5/32 d इंटू d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है ट्रायंगुलर सेक्शन। तो ट्रायंगुलर सेक्शन का अगर सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए INA क्या होता है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ट्रायंगल सेक्शन के लिए, वो होता है BH³/36। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको पता है NA से अगर टॉप की डिस्टेंस होती है वो होती है 2h/3, और जो बॉटम की डिस्टेंस होती है वो होती है h/3। तो मैक्सिमम क्या है 2h/3। 2h/3 अगर इसके अपॉन में करते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला मुझे मिल जाता है BH²/24। इस BH²/24 को क्या कहते हैं, सेक्शन मॉडुलस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अगर आपको फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉप पर क्या होगा किसी भी सेक्शन, यानी किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, तो वो होता है BH³/4। होता कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको NA के अबाउट पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो उसमें आप AH² ऐड कर दीजिए, यानी कि जो भी सेक्शन का एरिया है वो मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिस्टेंस जहाँ पर भी आप निकाल रहे हैं उस पैरेलल, उस कौन सी एक्सिस है वो, उसकी डिस्टेंस क्या है न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसकी शर्त यही है कि आपकी जो एक्सिस है वो पैरेलल होनी चाहिए न्यूट्रल एक्सिस के। तो जैसा कि इस एक्सिस के अबाउट निकालने हैं तो पैरेलल है न्यूट्रल एक्सिस के, तो AH² यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, और AH² यानी कि A तो हमें पता चल गया, h² की जगह 2h/3 यहाँ पर रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से प्लस INA जो BH³/36 है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें BH³/4। ऐसे ही अगर बॉटम पे निकालना चाहें तो यहाँ h की जगह क्या हो जाएगा, 2h/3 की जगह क्या हो जाएगा, h/3 ओनली। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा BH³/12। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है नोट पॉइंट, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं डिस्टेंस विथ NA, तो वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। देख रहे हैं आप इसमें, यहाँ पे BH³/36 थी, अगर हम बॉटम पे आए तो BH³/12 हो गई जब हम h/3 डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे थे। फिर हमने और ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज की, यानी कि 2h/3 डिस्टेंस इंक्रीज की, तो हमारा BH³/4 हो गया। तो जैसे जैसे हम NA से दूर जा रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से दूर जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फ्रॉम NA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना इंक्रीज करता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, A/²। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो किसी भी सेक्शन पर, तो वो होगा उसके एक्सट्रीम फाइबर पर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है उसके NA पर। ठीक है, आप इससे रिजल्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या कहलाता है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कहलाता है सेक्शन मॉडुलस, A/Y, इसे mm³ इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, AY² mm⁴ इसकी यूनिट है, जैसा कि आप फॉर्मूला से देख सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपली एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम डेप्थ इज 200 mm,
टेंशन फाइबर पर उसका टोटल जो स्ट्रेसेस हैं वो हैं 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड कंप्रेशन फाइबर पर हैं 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है डेप्थ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, तो आपने ड्रॉ कर लिया ये स्ट्रेस डायग्राम, ये कुछ ड्रॉ कर रखा है। इसके टॉप फाइबर पर मैंने लिख रखा है 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जो कि उसने दे रखा था कंप्रेशन फाइबर पर, और दे रखा था नीचे 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यानी कि टेंशन फाइबर पर। ठीक है, यहाँ से आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से इसकी आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पूछी जाती है, या तो टॉप फाइबर से पूछ ली जाती है न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मूवमेंट जीरो कहाँ पर होगा, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे होता है तो फिर आपको पूछ लिया जाएगा। ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप कोई भी एक एक्सिस कहीं से भी मान लेंगे x, और जो भी डेप्थ दे रखी है तो दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 200 माइनस एक्स, यानी जो यहाँ पर दे रखा है उससे। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इन दो ट्रायंगल्स में इनकी प्रॉपर्टीज ये होती है, इसकी जो सिमिलर डायमेंशंस है उनका रेशियो उनकी अलग अलग सिमिलर डायमेंशन के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि अगर हम करना चाहें तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है 100/300, यानी कि ये डायमेंशन अपॉन ये डायमेंशन इक्वल्स में लिखा है मैंने ये डायमेंशन अपॉन ये डायमेंशन, यानी 200 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये होती है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। आगे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था इक्वल्स में, ये डायमेंशन अगर मुझे पता होती और ये पता होती, यानी कि मान लो मैं ओ बीच में लिख लेता हूँ, इसे ए लिख लेता हूँ और इसे बी लिख लेता हूँ, तो मैं लिख सकता था आगे फर्दर कि ओ ए अपॉन ओ बी। कभी ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर आपने ऊपर वाले ट्रायंगल की डायमेंशन ली है और यहाँ पर नीचे वाले ट्रायंगल की डायमेंशन ले ली, यानी कि अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो सेम डायमेंशन जिस ट्रायंगल के ऊपर रख रहे थे न्यूमरेटर में, तो वो सेम वैल्यूज न्यूमरेटर में रहनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन्स हैं, वो आप देख लीजिए। कंपैरिजन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर एंड डायमंड सेक्शन हैविंग सेम साइड्स ए। कोई भी डायमंड सेक्शन क्या होता है, उसकी डायमेंशन सेम दे रखी है यहाँ पर। डायमंड सेक्शन जब हम उसको कुछ इस टाइप से रखें तो वो डायमंड सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो डायमंड सेक्शन का बोला गया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट इसके लिए पूछा गया कंपैरिजन कीजिए आप इसकी स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए मैंने अभी बताया था सेक्शन मॉडुलस का कंपैरिजन करते हैं। तो सिंपली हम अगर सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं किसी भी स्क्वायर सेक्शन का, तो जैसे कि अभी निकाला था d3/6 आया था, यहाँ पर d नहीं a दे रखा है तो a3/6 आया था। बट अगर हम इस सेक्शन का निकालते हैं तो इस सेक्शन का आप निकाल के देख लीजिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। तो इनका अगर रेशियो निकालते हैं ZS/ZD का, यानी कि स्क्वायर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस एंड डायमंड सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस, तो वो आता है √2। या फिर इसी रिलेशन से हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस इक्वल्स होता है 1.414 ZD। यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि 41% ग्रेटर है जो सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन मॉड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर सेक्शन इज ग्रेटर देन 41.4% देन सेक्शन मॉडुलस या फिर डायमंड सेक्शन, यानी कि डायमंड सेक्शन से ज़्यादा होता है 41.4% स्ट्रेंथ इसकी। ठीक है, इसी रिलेशन से आप लिख सकते हैं इसको फर्दर। इसी रिलेशन से अगर हम ZD निकालना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं ZS/√2। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाता है 0.707 ZS। तो यहाँ से यानी कि अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि कितना लेस है सेक्शन मॉडुलस किसी भी डायमंड सेक्शन का, तो वो होगा 29.3%, और ये जितना भी लेस सेक्शन मॉडुलस होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ लेस होगी। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस सेम लिखे हुए हैं कि आपको 41.4% मोर होती है किसी भी स्क्वायर सेक्शन की स्ट्रेंथ, और अगर लेस की बात करेंगे तो किसी भी डायमंड सेक्शन की लेस होती है स्क्वायर सेक्शन से, वो कितनी 29.3%। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप स्पेशली प्री के लिए देखें, मेंस के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट है फॉर द सेम स्ट्रेंथ हॉलो सर्कुलर सेक्शन मोर इकोनॉमिकल देन सॉलिड सेक्शन। यानी कि सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की अगर हम बात करें और हॉलो सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन मोर इकोनॉमिकल है देन ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, क्यों? अगर हम हॉलो सर्कुलर सेक्शन लेते हैं और सेम स्ट्रेंथ का लेते हैं हॉलो सर्कुलर सेक्शन और एक सॉलिड सेक्शन, तो वहाँ से क्या है
उसमें जो मटेरियल है वो कम देना पड़ता है, और उससे क्या होता है, वो इकोनॉमिकल होता है हमारे लिए, और स्ट्रेंथ भी सेम दे देता है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर सेम वेट सेम एरिया द स्ट्रेंथ ऑफ होलो सर्कुलर सेक्शन इज मोर, और इसकी स्ट्रेंथ भी मोर होगी अगर आप सेम क्रॉस सेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर कह दें कि इकोनॉमिकल वे से आप नहीं देख रहे हो उसको, किसी भी सेक्शन को सेम वेट में ले रहे हैं दोनों सेक्शन को, चाहे वो हॉलो हो चाहे फिर वो सॉलिड सेक्शन हो, तो फिर उसके लिए उस केस में क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसी भी हॉलो सर्कुलर सेक्शन की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने। कंपैरिजन नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चंस में डायरेक्टली। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, डिटरमाइन द स्ट्रॉन्गेस्ट डेप्थ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल सेक्शन दैट कैन बी यूज्ड कट आउट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड हैविंग डाया डी, यानी डायमीटर दे रखा है किसी भी क्रॉस सेक्शन का, और वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसमें से आपको पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट डेप्थ एंड विड्थ, अगर आपको ऐसा कुछ रेक्टेंगल सेक्शन काटना हो इसमें से जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डेप्थ एंड विड्थ का रेशियो या फिर उसका कंपैरिजन आपसे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो बेसिकली पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आप रिजल्ट्स पर आते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाला हूँ मैं, तो रिजल्ट्स पर अगर आप आते हैं डायरेक्ट, तो x की वैल्यू आती है, यानी कि अगर लेंथ की बात करें इसकी तो वो आती है d/√3, एंड डेप्थ की वैल्यू आती है d/√2/3, ठीक है। तो यहाँ से अगर डेप्थ एंड विड्थ का रेशियो देखेंगे वो आता है √2, और जैसा कि अगर आप डेप्थ निकालना चाहेंगे तो ये √2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1.414 विड्थ इक्वल्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ से कंपैरिजन देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो डेप्थ है वो मोर है, कितनी 41.4%, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, किससे, विड्थ से। नेक्स्ट जो पॉइंट है विड्थ, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें इसी रेशियो से तो आप देख सकते हैं जो डेप्थ यानी कि y/√2 हो जाएगा, और y/√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.707, और विड्थ क्या है x, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, यानी कि विड्थ की वैल्यू है, स्ट्रॉन्गेस्ट विड्थ की वैल्यू है वो 29.3% लेस होती है किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट डेप्थ के ऐसे सेक्शन के लिए इस केस में, ठीक है। यहाँ से एक और पॉइंट आता है कंपोजिट सेक्शन का। तो कंपोजिट सेक्शन ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का बना हुआ होता है और एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। तो ऐसा सेक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन की सॉल्व करने के लिए आपको दी जाती हैं 2 इक्वेशंस, एक को कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन और दूसरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये दोनों इस कंपोजिट सेक्शन को एनालाइज, बेसिकली इस पर क्या फोर्सेस आ रहे हैं इनको एनालाइज करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिंपली कहती है कि जितना भी कोई भी मेंबर पहले लोड बियर कर रहा था, या फिर कोई भी 2 डिफरेंट मटेरियल्स पहले जितना भी लोड बियर कर रहे थे अलग अलग, जैसे कि पहले मूवमेंट 1 बियर कर रहा था m1 और सेकंड m2 कर रहा था, तो टोटल जो भी होगा उन दोनों का वो अब वो सेक्शन बियर कर सकता है। तो यानी कि m1 + m2 = m, आप यहाँ से इक्विलिब्रियम इक्वेशन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, ये शो करती है किसी भी मेंबर पर अगर हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फोर्स के लिए लगाते हैं, यहाँ पर मोमेंट की बात की गई, फोर्स के लिए हम क्या करते थे, वहाँ पर डिफॉर्मेशन देख रहे थे, डेल्टा एल में क्या डिफरेंस होगा, वहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, अगर सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में डिफॉर्मेशन सेम होगा, डेल्टा L1 = डेल्टा L2। ऐसे ही अगर मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन तो होता नहीं है, डिफॉर्मेशन की जगह क्या होता है, कर्वेचर डिफरेंस हो सकते हैं। तो कर्वेचर डिफरेंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कैसा है, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा। तो कर्वेचर अगर डिफरेंस होगा इसका मतलब क्या है, कुछ इस टाइप से सेक्शन अलग जा रहा है और दूसरा कुछ इस टाइप से अलग जा रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो गया, ये कुछ ज़्यादा कर्व है ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला अलग है, तो ये अलग हो जाएंगे बेसिकली। तो ऐसा नहीं होता है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहती है कर्वेचर फर्स्ट एंड कर्वेचर सेकंड इक्वल होंगे। तो कर्वेचर की फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं इसको m1/E1I1 = m2/E2I2, इसको आप डायरेक्टली उससे देख सकते हैं, जो आपकी बेंडिंग इक्वेशन थी उसी से ये फॉर्मूला जनरेट किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शियर स्ट्रेस इन बीम्स, यानी कि चैप्टर 3 फिनिश हो गया है, चैप्टर 4 पर आते हैं। तो शियर स्ट्रेसेस भी वेरी करते हैं, किसी भी बीम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसकी सपोर्ट्स पर मैक्सिमम होते हैं शियर स्ट्रेसेस,
जैसे कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होते थे इसकी मिड स्पान पर, बट शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये मिनिमम होते हैं मिड स्पान पर, ठीक है। तो यहाँ पर शियर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, वो होती है शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ इक्वल्स बी ए वाई बार अपॉन आई बी। यहाँ पर जो भी नोटेशंस दे रखी हैं वो देख लीजिए। वी को डिनोट करते हैं टोटल शियर फोर्स जो एक्ट कर रहा है उस पर, वो हो गया उसका वी। ए क्या है, किसी भी इस सेक्शन में आप देख लीजिए, ए होता है किसी भी अगर क्रॉस सेक्शन का हम फाइंड कर रहे हैं, इस पर इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से एन ए ये है, इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे इस एरिया की, इसके एन ए से जो दूर एरिया होगा उसे हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखा रखा है। और अगर वाई बार की बात करेंगे तो वाई बार होता है इस एरिया का जो एन ए होगा वहाँ तक की जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। ओवरऑल क्रॉस सेक्शन ये जो रहा और इसका ऊपर वाले एरिया के बीच का यानी कि एन ए का डिस्टेंस क्या है, वो होगी बाई बार। बाई क्या होती है, तो जहाँ पर हम न्यूट्रल एक्सिस से जितनी दूरी पर फाइंड कर रहे हैं शियर स्ट्रेसेस वो होती है बाई। और आई की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी की बात करें तो बी क्या होता है, विड्थ ऑफ सेक्शन जहाँ पर आप फाइंड कर रहे हैं किसी भी शियर स्ट्रेस को। यानी कि अगर ट्रायंगल सेक्शन की बात करेंगे तो एन ए इसका ये हो गया, और अगर आप यहाँ फाइंड करना चाहते हैं तो विड्थ ये लेनी होगी, ना कि ये बेस वाली। बेस नहीं होता है इसमें, ठीक है, चाहे किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंपली आपको दे दिया जाता है कोई भी क्रॉस सेक्शन और उसमें आपको ड्रॉ करना रहेगा, या फिर चार्ट डायग्राम दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कौन सा शियर स्ट्रेस वेरिएशन ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेप्थ के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है शियर स्ट्रेस का वो ऑलवेज पैराबोलिक होता है, और अगर बात करें विड्थ के अकॉर्डिंग तो विड्थ के अकॉर्डिंग ऑलवेज हॉरिजॉन्टल मूव करता है, सडनली इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। तो सडनली इंक्रीज और डिक्रीज करेगा वो किससे आप पता लगा सकते हैं, इस फॉर्मूला से, यानी कि जैसे जैसे विड्थ इंक्रीज करती है सडनली डिक्रीज करेगा, क्योंकि विड्थ इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ओवरऑल शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ से देखें तो टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसलिए जैसे जैसे वी इंक्रीज करेगी टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और बी डिक्रीज करेगा तो टाउ की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो कुछ क्रॉस सेक्शन मैंने दिखा रखे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे शियर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ होते हैं। तो फर्स्ट आई सेक्शन में आप देख लीजिए, सबसे पहले डेप्थ में चलेंगे हम, तो यहाँ तक पैराबोलिक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सडनली इंक्रीज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर विड्थ सडनली डिक्रीज कर रही है, तो विड्थ जैसे ही डिक्रीज करेगी हम सडनली इंक्रीज करेंगे, और फिर से यहाँ तक सेम विड्थ है तो वो पैराबोलिक होगा डेप्थ के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद क्या है, विड्थ सडनली इंक्रीज कर दिया तो ये भी सडनली डिक्रीज करेगा, और उसके बाद फिर से पैराबोलिक, क्योंकि सेम डेप्थ है, सेम विड्थ है। तो ये हो गया इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम। बाकी भी सेक्शंस का आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना के रखे हैं, आपको ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुछ, वो आप देख लीजिए इसमें। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको इसका जो नोटेशंस हैं कि शियर इक्वेशन की वो याद रखनी है, प्लस किसी भी सेक्शन के टॉप पर, बॉटम पर और एन पर, और इनका कंपैरिजन, और एवरेज स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, किसी भी सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या कहाँ पर होगा, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही सब इसमें वेरियस केसेस में मैंने लिख रखा है रिजल्ट्स को। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट केस आता है शियर स्ट्रेस वेरिएशन ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन। रेक्टेंगल सेक्शन अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस टाइप से, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, तो इसके लिए अब शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो यहाँ से वही इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। शियर स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है, बी ए वाई बार ओवर आई बी। यहाँ से फाइंड करने के लिए आई मुझे पता है किसी भी रेक्टेंगल सेक्शन का, बी तो बी ही रहेगा, यानी कि शियर जो भी शियर फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, ए जो इस सेक्शन का एरिया, ए निकालने के लिए आपको इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। वाई बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से मैं वाई बार अगर फाइंड कर लेता हूँ तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो वाई बार फाइंड करने के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, dy/2, ठीक है, आपको पता है dy/2। इस dy/2 में से अगर मैं यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि -y कर देता हूँ तो ये क्या रह जाएगी, इस एरिया की डिस्टेंस, इस बीच की डिस्टेंस। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा dy/2 - y इंटू अगर जो भी इसकी विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया निकल आएगा, एरिया तो निकल गया। अब बाई बार की बात करें तो
ये क्या होगा डी, इसका अगर अपॉन 2 कर देते हैं तो यानी कि एन ए तक की डिस्टेंस इसकी हो गई है, वो भी यहाँ से बीच से। अब नीचे तक की डिस्टेंस क्या है इसकी वाई है, तो प्लस वाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वाई बार निकल आया है। वाई बार भी पता है आपको, ए भी पता है, बी की वैल्यू बी ही रखनी है, आई भी पता है बी एच क्यूब अपन 12 होता है, तो बी भी पता है। तो सारी चीज़ें आप अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टाउ की वैल्यू जो कि आता है टाउ का फॉर्मूला वो ये है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला B/2I d² बाई 4 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। जो फॉर्मूलाज 1 मिनट में सॉल्व हो जाया करते हैं उनको कभी याद नहीं रखा जाता, यानी कि ये जो डायग्राम अगर आपको पता है कहाँ से क्या निकालना है तो फिर आपको इससे याद नहीं रखना है इस फॉर्मूले इसको। ठीक है, कि कैसे इस क्या होता है, आप सिर्फ सिंपली निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, अब आप कहेंगे 1 मिनट का टाइम कहाँ होता है, टाइम होता है अगर आप और क्वेश्चंस जो भी होते हैं जैसे जीके का पोर्शन हुआ उसमें कम टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं कि उसका टाइम जो बचेगा वो आपको 1 मिनट देता है कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि आपको पूरे 100 या फिर 100% पेपर सॉल्व नहीं करना होता है, कुछ स्किप भी करना होता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि टॉप पर क्या होगा। इस फॉर्मूला में अगर मैं टॉप की वैल्यू रखूँ टॉप पर, यानी कि बाई की वैल्यू क्या होगी, बाई होगी, और बाई की वैल्यू टॉप पर क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि वो होगी टॉप पर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर वाई² हो जाएगा d²/4 है ही ऑलरेडी, तो d की जगह क्या d²/4 हो गया। और अगर मैं देखूं तो टॉप के लिए बाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यानी कि अगर देखें हम तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है d/2। तो अगर मैं यहाँ पर बाई² की जगह d/2 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से d²/4 ऑलरेडी मेरे पास है और माइनस ये d²/4 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाता है, यानी कि टॉप पर जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू है वो क्या होगा 0। ऐसे अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम पर भी जो y की वैल्यू होगी Na से वो भी d/2 होगी, फिर से यहाँ पर वैल्यू जो शियर स्ट्रेस की बॉटम पर आएगी वो भी 0 आएगी, बॉटम यानी कि यहाँ पर। अगर बात करें इसका मैक्सिमम वो क्या होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो यहाँ से आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। अगर बाई की वैल्यू को अगर मैं 0 रख देता हूँ, यानी कि d²/4 से कुछ माइनस नहीं करता हूँ, तो फिर ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, उस केस में मैक्सिमम होगी। यानी कि Na पर ऐसा केस होगा कि बाई की वैल्यू 0 होती है, Na पर बाई की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले में बाई की जगह 0 रख देते हैं तो क्या निकल के आएगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम निकल के आएगा, और वो किस पर होगा, Na पर। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट शियर स्ट्रेस या फिर न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस। यहाँ से कितना होगा वो आप देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा B/2I, और जैसा कि आपको बताया कि d²/4 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से B/2I रह, आई की जगह मैं BD³/12 रख देता हूँ, BD³/12, 12 पहुँच जाएगा ऊपर, और यहाँ से 2 से कट भी जाएगा तो यहाँ जाएगा 6, और d²/4 नीचे है यानी कि मल्टीप्लाई में है d²/4, और यहाँ पर 4 से 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 3/2 आ जाता है, और d² से ये d³ d टाइम्स, यानी कि आ जाएगा 3v ऊपर रह जाता है अपॉन 2vd नीचे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको देख सकते हैं, टाउ मैक्सिमम या टाउ Na का वैल्यू क्या आता है 3v/2vt। ठीक है, ऐसे टाउ एवरेज की बात करेंगे तो फिर से हम देख सकते हैं टाउ एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है कि शियर जितना भी शियर फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हों, शियर फोर्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन। तो फिर शियर फोर्स क्या एक्ट कर रहे हैं बी, और एक्शन इस सेक्शन का अगर हम एरिया की बात करेंगे तो B/D सिंपली रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया होता है, तो ये हो गया टाउ एवरेज। कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज का कंपैरिजन करें तो आप इन फॉर्मूलाज का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1.5 टाउ एवरेज। इस कंपैरिजन से रिजल्ट क्या निकल के आता है कि मैक्सिमम टाउ की जो वैल्यू होती है, यानी कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम जो होता है वो 50% ज़्यादा होता है किसी भी एवरेज शियर स्ट्रेस से। ठीक है, या फिर अगर हम इसका कंपैरिजन कुछ इस टाइप से करते हैं कि टाउ एवरेज की वैल्यू देखते हैं तो टाउ एवरेज जो होता है वो 33.3% लेस होता है टाउ मैक्सिमम से, यानी शियर स्ट्रेस मैक्सिमम से। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं, वो है शियर स्ट्रेस वेरिएशन फॉर ट्रायंगल सेक्शन। यानी कि ट्रायंगल सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ये फॉर्मूला फिर से आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर बाई की वैल्यू हम ऊपर से लेते हैं, नीचे से नहीं, Na से नहीं लेते हैं, आप देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, सिंपली आपको फॉर्मूला देख लेना है। अब निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट ये, टॉप पर जो भी शियर स्ट्रेसेस होंगे 0 होंगे, बॉटम पर भी 0 होंगे। अगर
निकालना चाहते हैं हम Na पर, तो क्या होगा, Na की निकालने के लिए क्या होगा, बाई ऊपर से हम मेज़र कर रहे थे, तो 22 से नीचे तक की डिस्टेंस यानी 2h/3 पुट कर लेंगे इसमें, और वो क्या निकल के आएगा, टाउ Na की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे तो वो इस फॉर्मूले में रख लीजिए, बाई की जगह पर क्या 2h/3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 8b/3bh, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3, यानी कि सिंपली हम 4/3 को कॉमन ले लेते हैं और 2 अंदर ही रहने देते हैं, 2b/bh। ये 2b/bh इसलिए रखा है क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं, और ये जो होता है 2b/bh वो होता है टाउ एवरेज किसी भी ट्रायंगल सेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि हम एवरेज की बात करते हैं जब शियर स्ट्रेस एवरेज की, तो उसमें सिंपली हम v अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया तो हाफ करेंगे, तो यानी कि ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और bh हो जाता है। तो ये हो जाता है, कंपैरिजन करने के लिए, इसे आसान करने के लिए कुछ इस टाइप से इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर से अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर देखें शियर स्ट्रेस, वो होते हैं 33% मोर देन एवरेज शियर स्ट्रेस से, ठीक है। और अगर बात करें एवरेज शियर स्ट्रेस की, तो 25% लेस होता है देन शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इस ट्रायंगल के लिए वो ये होता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस कहाँ पर होते हैं, तो h/2 डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे कि आप पिछले क्रॉस सेक्शन में भी देख चुके हैं, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में भी h/2 पर थे। तो याद रखने का ये एक तरीका है कि दोनों चाहे ट्रायंगल या रेक्टेंगल सेक्शन हो, h/2 डिस्टेंस पर ही होता है, ठीक है। अब बात करें कि टाउ Na और टाउ एवरेज का रेशियो क्या होता है, 4/3। आप इन फॉर्मूला से इनका रेशियो निकाल सकते हैं, और टाउ Na की जो वैल्यूज हैं, जो भी इनके रिजल्ट लिखे गए हैं, वो इन्हीं की बेस पे लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाउ मैक्स, जब हमें पता है मैक्सिमम जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस की वो h/2 पर होती है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने होंगे, तो उसी फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए h/2 h/2 बाई की जगह पर, और आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला 3b/bh, ठीक है। यहाँ से फिर से हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो टाउ एवरेज है उसकी वैल्यू को अलग कर लिया है और 3/2 कॉमन ले लिया है, यानी कि 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, और 3 को बाहर ले लिया है। तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम और एवरेज के बीच में एक आपको मिल जाएगा रिलेशन, वो होता है 3/2। यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाउ मैक्सिमम इक्वल्स 1.5 टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज इक्वल्स 0.66 टाउ मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो आपको याद रख लेना। और यहाँ से जो रिजल्ट आते हैं वो ये हैं कि टाउ मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जो होते हैं वो 50% ग्रेटर होते हैं देन एवरेज शियर स्ट्रेस, और अगर एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करें तो वो 33.33% लेस होते हैं देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अगर कंपेयर करें टाउ मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट शियर स्ट्रेस या न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेसेस को, तो वो होते हैं 9/8 उनका रेशियो होता है। इंपॉर्टेंट रेशियो है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट कंपैरिजन है, या फिर कह लेते हैं कि शियर स्ट्रेस वेरिएशन है डायमंड सेक्शन के लिए। तो ये फॉर्मूला फिर से हम देख लेते हैं। Na के अबाउट जो फॉर्मूला होता है b/2i इंटू y b/√2 - 2/√3, ठीक है। तो टॉप पर या बॉटम पर अगर हम बात करेंगे फिर से 0 होता है शियर स्ट्रेस, और Na के अबाउट बात करेंगे तो वो निकल के आता है b/b², जो टाउ एवरेज भी होता है। b/b² कैसे, हमने बोला कि उसका हम लेते हैं क्या, एरिया नीचे और ऊपर जो भी शियर फोर्स आ रहा होता है वो, तो सिंपली Na के अबाउट निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो होता है 3b/4√2 डिस्टेंस पर फ्रॉम टॉप और बॉटम, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको देख लेनी है कि जो टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज का जो रेशियो होता है 9/8 होता है, जो कि पिछले जो ट्रायंगल सेक्शन है उसमें भी, उस केस में भी था, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो है शियर स्ट्रेस वेरिएशन फॉर सर्कुलर सेक्शन, यानी सर्कुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस वेरिएशन क्या होता है। तो इसमें सिर्फ आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, वो ये हैं कि मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो होता है 4/3, और यहाँ से अगर रिलेशन की बात करेंगे तो टाउ मैक्सिमम इक्वल्स हम लिख सकते हैं 1.33 टाउ एवरेज, या फिर टाउ एवरेज अगर लिखना चाहें इक्वल्स में लिख सकते हैं 0.75 टाउ मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होते हैं वो एवरेज शियर स्ट्रेस से 33.3% ज़्यादा होते हैं, और अगर एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करें तो वो 25% लेस होते हैं देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर सेंटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। शियर सेंटर होता है किसी भी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट किसी भी बीम सेक्शन में, बीम के क्रॉस सेक्शन पर जिस पर
सारे फोर्स जो भी एक्ट हो रहे हैं किसी भी बीम पर उसका रिजल्टेंट वर्क करता है, वो कहलाता है शियर सेंटर। ठीक है, इंटरनल ये ट्विस्ट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कितना भी लोड लगाया जाए कोई ट्विस्टिंग प्रोड्यूस नहीं करता उस सेक्शन पर, किसी भी बीम पर। और अगर सिमेट्रिकल सेक्शन की बात करें तो सीजी और शियर सेंटर सेम होते हैं। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल सेक्शन की तो इसका जो सीजी है वो इसके अंदर भी लाई कर सकता है और इसके बाहर भी, यानी कि कोई भी कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस सी टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए और इसका पूछा जाए कि जो शियर सेंटर है वो क्या होगा, तो आपको शियर सेंटर इसका ज़रूरी नहीं है कि इसके यहाँ पर लाई करे, वो इसके यहाँ पर यानी स्ट्रक्चर के बाहर जो पॉइंट है उस पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, और चैप्टर 5 पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टॉर्जन। तो टॉर्जन क्या होता है, बेसिकली अगर किसी स्ट्रक्चर पर कपल अप्लाई किया जा रहा है या फिर इक्वली और अपोजिट लोड अप्लाई किए जा रहे हैं तो उसके कारण कपल जनरेट होगा, और उस कपल के कारण जो ट्विस्टिंग होगी उस स्ट्रक्चर में उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्जन। और टॉर्जन ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेशन शो करता है, ये आपको याद रखना है। टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टॉर्जन इक्वेशन को हम लिखते हैं T/J इक्वल्स टाउ बाई आर इक्वल्स जी थीटा बाई एल। यहाँ से जो भी दे रखे हैं, टी का मतलब क्या होता है, टॉर्क जो भी अप्लाई कर रहे हैं हम, या फिर उसको कह सकते हैं कपल, और जे जो है वो क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने पढ़ा होगा। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड जो भी होता है उन दोनों को ऐड कर दें तो वो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा वो कहलाएगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम डिनोट करते हैं IZ से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है टाउ। टाउ को हम, इसका मतलब होता है शियर स्ट्रेस जो भी जनरेट हो रहे हैं इस टॉर्क के कारण, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में टॉर्क के अप्लाई करने के कारण, वो क्या है इसका शियर स्ट्रेस टाउ। आर क्या होता है, ये होती है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि अगर हम ऐसी स्ट्रक्चर की बात करें जो बियर कर रहा है किसी भी कपल को या फिर जिस पर टॉर्जन आ रहा है वो हमेशा सर्कुलर सेक्शन होगा या हॉलो सर्कुलर सेक्शन होगा, तो इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा d/2 होगी, यानी कि इसकी रेडियस या फिर डायरेक्ट आर उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, तो ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर इसे शियर मॉडुलस भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने को मिल गया था। ठीक है, यहाँ पर जी आपको पता चल गया। उसके बाद आते हैं थीटा, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, और जो एल है वो टोटल लेंथ ऑफ दिस मेंबर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है कुछ इस टाइप से, इसकी टोटल लेंथ क्या है वो क्या होगी, एल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं, सेक्शन कुछ दे रखे हैं और उनका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और उसके लिए पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। अभी तक आपने सेक्शन मॉडुलस पढ़ा था। पोलर सेक्शन मॉडुलस में क्या करते हैं हम, सिर्फ जो भी मैक्सिमम, यानी कि मेरे पास जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जे, उसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस Na से जितनी भी होगी उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इनका रेशियो मुझे क्या देगा, पोलर सेक्शन मॉडुलस, जिसको J/R हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है सेक्शन सर्कल। अगर सर्कुलर सेक्शन है मेरे पास तो उसका आपको पता होना चाहिए पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको Ix प्लस Iyy हम निकाल सकते हैं, तो J इक्वल्स हम लिख सकते हैं। Ix क्या होता है, X अबाउट, अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें सर्कुलर सेक्शन की तो वो होता है π/64 d⁴। ऐसे ही अगर y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वो भी सेम यही होगा, π/64 और d⁴। यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 2π/64 d⁴। यहाँ से 2 से ये 32 टाइम्स कट सकता है और फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाता है π/32 d⁴। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें इसकी रेडियस यानी कि r मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम Na, अगर सर्कुलर सेक्शन देखेंगे, सर्कुलर सेक्शन का कुछ ये सेंटर है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस Na की क्या हो Na से क्या हो सकती है, वो हो सकती है इसकी r, और r जो होगी वो क्या होगी, इसकी जो भी डायमीटर है उसका आधा। ठीक है, तो d/2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस का, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से ये कट जाता है, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, और यहाँ से d से d³ आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा d³ πd³
16, ये आता है हमारा पोलर सेक्शन मॉडुलस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ऐसे ही हॉलो सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो सेम जो हमें पता होना चाहिए कि उसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे है वो क्या होता है, सेम जो लास्ट हमने निकाला था उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं प्लस करके, और यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा π/32 माइनस टी की पावर 4, सॉरी π/32 इंटू डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला पोलर सेक्शन मॉडुलस, सॉरी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे, फिर से हम d/2 का डिवाइड कर देंगे तो फिर मुझे मिल जाएगा π/16 d इंटू डी की पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4। यहाँ पर अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि जो टॉर्जन है, टॉर्जन इक्वेशन है, वो सिर्फ वैलिड होती है सर्कुलर और होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और जो मेंबर हैं वो ऑलवेज जो लोड है वो जेड प्लेन पर वर्क करना चाहिए, या फिर कह सकते हैं जेड प्लेन के अबाउट रोटेशन शो कर रहा हो ऐसा लोड वर्क करे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वो देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस। इसमें जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो उसका वेरिएशन क्या होता है, तो ऑलवेज लीनियर होता है। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं जो Ty/J अपॉन इक्वल्स में लिखा है τ/r, तो यहाँ से शियर स्ट्रेस का वेरिएशन अगर देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू r तो वो हो जाएगा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो कैसा होगा, जो वेरिएशन है वो लीनियर होगा। ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसके जैसे जैसे r बढ़ेगी तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसका मतलब आउटर सरफेस पर कह सकते हैं जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा इसके इनर सरफेस पर। ठीक है, अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन की बात करें फिर भी इसके जो इनर सरफेस होगी उस पर ही, जैसे कुछ इस टाइप से हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, तो यहाँ पर अगर शियर स्ट्रेस कुछ इस टाइप से हैं तो ये कुछ इस टाइप से वेरी करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है मैक्सिमम यहाँ पर है और मिनिमम यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। तो क्या रिलेशन होता है बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट में, तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास ये जो दिखा रखा है, मेरे पास मान लिया कोई एक शाफ्ट है जिसमें एम मोमेंट अप्लाई करने के बाद उसमें सिग्मा स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेसेस के कारण जो बेंडिंग इक्वेशन से हम रिलेशन निकालें तो हम लिख सकते हैं m/i इक्वल्स सिग्मा अपॉन बाई। ठीक है, इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं इसको फिर से m इक्वल्स, या सॉरी हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, सिग्मा इक्वल्स m/i, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स m/i/y। ठीक है, ये जो I/y है या फिर जो I हम लेते हैं वो INA होता है यहाँ पर। ठीक है, तो INA/y मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है हमारे लिए, वो होता है सेक्शन मॉडुलस, यानी कि हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स m/z। ठीक है, यहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिल गया है m/z का, वही सेम चीज़ें यहाँ पुट की गई हैं। सिग्मा की वैल्यू m/z की जो वैल्यू है सर्कुलर सेक्शन के लिए वो क्या होती है πd3/32 हम पीछे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा देखें तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 32m/πt3। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ से एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, या फिर सिंपली आपको दे दिया जाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू एंड d की वैल्यू दे दी जाएगी और d2 पूछ लिया जाएगा। ठीक है, d1 की वैल्यू दे दी जाएगी, d2 पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन, अगर आप d का फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्यूब रूट 32m/सिग्मा इंटू पाई हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें, अगर किसी भी ये जो दिखा रखा है शाफ्ट है उस पर टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है और उस टॉर्क के कारण शियर स्ट्रेसेस जो टाउ जनरेट होते हैं तो उनका रिलेशन का क्या होगा, तो वो कुछ इस टाइप से होगा। ये आप निकाल सकते हैं टॉर्जन इक्वेशन से, टाउ इक्वल्स 16t/πt3। ठीक है, टॉर्जन इक्वेशन से ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं, और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d3, और d की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम क्यूब रूट 16t/π टाउ निकाल सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशन से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब का रिजल्ट वो ये है कि आपसे पूछा जाता है सिंपली जो शियर स्ट्रेसेस हैं और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस और मैक्सिमम
बेंडिंग स्ट्रेसेस, उनका रेशियो क्या होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर उल्टा पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के कारण जो शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो रेशियो आप दे रखा है इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है टॉर्जनल रिजिडिटी। तो टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होती है, इसे हम जीजे से डिनोट करते हैं। टॉर्जन इक्वेशन से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, जैसा कि टॉर्जन इक्वेशन आपको पता है, टी वाई जे इक्वल्स जी थीटा वाई एल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो थीटा की हमें जी और जे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक साइड ले लेते हैं। तो जे इक्वल्स आ जाएगा टी एल ओवर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है जो यहाँ पर दे रखा है। तो टॉर्जनल रिजिडिटी होती क्या है, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है यूनिट लेंथ के लिए और यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा हमें लगाना पड़ेगा या फिर जनरेट होगा जो, वो क्या कहलाएगा, उसके लिए टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है। डिजाइन किसी भी शाफ्ट की करते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, वो दो होते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट के लिए। सबसे पहला स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा स्टिफनेस क्राइटेरिया, जैसा कि आप बेंडिंग इक्वेशन जो टॉर्जन इक्वेशन है उसमें भी देख सकते हैं। टॉर्जन इक्वेशन में जो फर्स्ट दो स्टेप्स दिए रहते हैं, टी वाई जे इक्वल्स टाउ बाई आर, ये शो करते हैं इसकी स्ट्रेंथ को, यानी कि सब इस पर कोलैप्स किस टॉर्क पर होगा, या फिर कह सकते हैं ये फेल किस टॉर्क पर होगी। और सेकेंड जो स्टेप होता है टी वाई जे इक्वल्स हम लिख सकते हैं जी थीटा वाई एल, जो लास्ट टर्म होता है वो शो करता है इसकी सर्विसिबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का जो सेफ्टी है वो सर्विसिबिलिटी में कैसी होगी वो शो करता है सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ से जो लिखा हुआ है वो आप सिंपली टॉर्जन इक्वेशन से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट सेक्शन की। तो कंपोजिट सेक्शन जैसा कि हर एक टॉर्क चाहे बात की गई हो, चाहे बेंडिंग इक्वेशन की बात की गई हो, चाहे सिंपल लोड या स्ट्रेसेस की बात की गई हो, हर एक चैप्टर में आया है। तो आपको अब तक पता चल गया होगा, मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल बट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट। दो चीज़ें आपको बस यहाँ से याद रखनी है। तो अगर दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, इसका मतलब ये है अगर फर्स्ट जितना लोड ले रहा था पहले, या फिर जितना मूवमेंट ले रहा था, या जितना भी टॉर्क ले रहा था, सेकंड जितना भी टॉर्क ले रहा था या मूवमेंट ले रहा था, दोनों का एडिशन जो होगा अब टोटल उसकी वो स्ट्रेंथ होगी। यानी कि T1 अगर फर्स्ट ले रहा था, सेकंड T2 ले रहा होता, तो फिर जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो अब इनका एडिशन होगा, जो कि हम T से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर बात करें सेकंड जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है, तो वो क्या शो करती है कि उसमें टोटल डिफॉर्मेशन क्या है, यानी कि वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कब करेगा। अगर हम बात करें लोड अप्लाई करने की, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेंथ वाले चैप्टर की, तो वहाँ पर हम डेल्टा L1 और डेल्टा L2 को इक्वल लिख रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा वो अगर सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन सेम होगा। ऐसे अगर मोमेंट की बात करें तो वहाँ पर टोटल जो टोटल जो कर्वेचर होगा फर्स्ट और सेकंड का, दोनों का कर्वेचर क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 1/r1 इक्वल्स 1/r2। ऐसे ही अगर इस केस की बात करें, जब हम उस पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल जो उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी θ1 इक्वल्स θ2। θ1 की वैल्यू आप टॉर्जन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, T1 L1 अपॉन J1 होगी इक्वल्स में T2 L2, हम इसको लिख सकते हैं अपॉन में J2 और G2, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुछ, जब शाफ्ट सीरीज में दे रखी हो, कुछ नंबर ऑफ शाफ्ट कुछ इस टाइप से सीरीज में लगा रखी हैं और इन पर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें कुछ एंगल ऑफ ट्विस्ट भी हो रहा होगा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर हो रहा है तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, इनका एल्जेब्रिक सम होगा, यानी कि ये θ1 है और अगर ये θ2 शो कर रहा है और ये θ3 शो कर रहा है टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो फिर इन सबका एडिशन हम निकाल लेंगे, वो क्या होगा टोटल θ1 प्लस θ2। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि किस डायरेक्शन में शो कर रहा है, यानी कि अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो किसी और डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कुछ और डायरेक्शन में होगा, तो टोटल हम जो सम करेंगे वो एल्जेब्रिक सम करने वाले हैं, ठीक है। और अगर दोनों एंड फिक्स हों किसी भी शाफ्ट के, तो ऐसे में टोटल जो आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देख सकते हैं आप सिंपली कुछ इस टाइप से मेरे पास
स्ट्रक्चर था और इस दोनों साइड से फिक्स है, तो इस पर कितना भी लोड लगाया जाए तो इसमें जो क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं कॉलम पर। ठीक है, तो कॉलम बेसिकली क्या होते हैं, जो भी कंप्रेशन मेंबर होते हैं और जिन पर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक्सियल लोड आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। सबसे पहले लॉन्ग कॉलम क्या होता है, तो लॉन्ग कॉलम जो बकलिंग में फेल होता है उसे कहते हैं लॉन्ग कॉलम। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है कि कोई लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम क्या है, इसको चेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वो हम यूज़ करते हैं क्या, लेमडा, जिसे हम कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला और उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। शॉर्ट कॉलम की बात करेंगे तो ये फेल होता है क्रशिंग के कारण, और इंटरमीडिएट कॉलम चाहे वो बकलिंग में फेल हो सकता है या फिर क्रशिंग में फेल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरीज हैं जो कि लोड कितना वियर कर सकता है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या फिर कहें कंप्रेशन मेंबर या फिर कॉलम, तो उसके लिए बेसिकली 2 थ्योरीज मेनली दी जाती हैं। नंबर 1 है यूलर थ्योरी और दूसरी रैंकाइन थ्योरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूलर थ्योरी को। इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहले कि ये हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, और दूसरा ये लॉन्ग कॉलम के लिए ही सिर्फ दिया जाता है, फॉर्मूला जो दिया जाता है सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए दिया जाता है, और लोड इज़ प्योरली एक्सियल, और लोड हमेशा इसमें माना जाता है कि लोड ऑलवेज एक्सियल आ रहा होगा। एक्सियल का मतलब ये है कि उसके जो कि सेंटर है उस कॉलम का, उस पर लोड वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो यूलर बकलिंग लोड के लिए यानी कि मैक्सिमम जो लोड कोई भी कॉलम ले सकता है उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम ओवर एल इफेक्टिव स्क्वायर, ये दिया जाता है। यहाँ पर एल इफेक्टिव की बात आई है तो जान लीजिए टोटल अनसपोर्टेड लेंथ जो होती है, अनसपोर्टेड लेंथ किसी भी कॉलम की, वो क्या होती है, उसकी बकलिंग को शो करती है, और उस अनसपोर्टेड लेंथ को ही हम क्या कह देते हैं, एल इफेक्टिव। ठीक है, आगे थोड़ा सा आपको और पता चलेगा। अगर हम बात करें कि अनसपोर्टेड लेंथ की यहाँ बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एल इफेक्टिव। अगर हम किसी भी कॉलम की चारों साइड से जो भी लेंथ है उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से उस पर कोई भी ऐसा कवर चढ़ा देते हैं स्टील का जिससे कि कहीं भी उसका अनसपोर्टेड पार्ट है ही नहीं, तो उसके लिए एल इफेक्टिव क्या होगा, तो 0 होगा। आपको याद रखना है, आगे आएगा फिर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एंड कंडीशंस पर डिपेंड करेगा फिर ये एल इफेक्टिव जब अनसपोर्टेड लेंथ की बात की गई तो कुछ एंड कंडीशंस आपको याद रखनी है, उनके लिए एल इफेक्टिव क्या होता है वो याद रखना है। ठीक है, जैसे कि बोथ एंड आर फिक्स्ड। फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं दोनों एंड अगर फिक्स हों तो उस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ से कुछ इस टाइप से जो फिक्स है तो वो अनसपोर्टेड लेंथ नहीं है वो, और जो बीच का पार्ट है, बीच का L/2 पार्ट है वो अनसपोर्टेड लेंथ है, वो क्या होगा, एल इफेक्टिव होगा। अगर हम बात करें बकलिंग लोड की टोटल, जो कि यूलर थ्योरी द्वारा दिया जाता है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम ओवर एल स्क्वायर होता है, एल इफेक्टिव स्क्वायर होता है। तो वो फॉर्मूले में अगर हम एल इफेक्टिव की जगह L/2 रखें तो क्या आ जाता है मेरे पास, L/2 अगर हम अपॉन में रखेंगे, ऊपर जो भी था 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर L/2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है नीचे, तो ये जो 2 है, सॉरी यहाँ 4 नहीं होता, पाई स्क्वायर ई आई होता है, तो ये जो 2 है स्क्वायर होके ऊपर पहुँच जाता है, यानी कि 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम ओवर एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है फर्स्ट केस के लिए। ये फॉर्मूलाज कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जो अगर बोथ एंड फिक्स है किसी भी कॉलम के लिए या फिर किसी भी कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो फिर आपके पास जो यूलर बकलिंग लोड टोटल जो होगा वो कितना होगा, तो आपको बता देना है सिंपली ऐसे निकाल के। ऐसे सेकेंड में अगर एल इफेक्टिव की जगह एल अपॉन √2 रखेंगे तो क्या आ जाता है, ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो कि ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम ओवर एल स्क्वायर। एल अपॉन √2 होता है किस कंडीशन के लिए, तो अगर किसी भी एक इसका एंड वो फिक्स्ड है और कोई एक एंड हिंज्ड है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी जो एल इफेक्टिव होगी वो L/√2 होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें बोथ एंड फिक्स्ड के लिए, यानी कि दोनों एंड फिक्स्ड हैं बट हिंज्ड हैं, तो फिर क्या होगा उस केस में, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हमें लगता है एरर कर रखी है, हिंज्ड की जगह होना, सॉरी फिक्स्ड की जगह आप लिख लीजिए हिंज्ड। ठीक है, ओके, तो ऐसी केस में क्या होगा, हिंज्ड के केस में तो दोनों के जो एंड हैं वो हिंज्ड हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपके पास जो टोटल लेंथ है इफेक्टिव लेंथ वो क्या होगी, एल होगी।
यानी कि एल इफेक्टिव टोटल लेंथ जितनी भी कंप्रेशन मेंबर की है वो होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, वन एंड इज फिक्स्ड या फिर हिंस्ड बट अदर एंड फ्री। अगर एक एंड जो है वो फ्री है और दूसरा एंड चाहे वो हिंस्ड हो या फिक्स हो, तो इस केस में क्या होगा, टोटल अनसपोर्टेड लेंथ क्या दी जाती है, 12 दी जाती है। इसमें शेडेड पोर्शन से आप देख सकते हैं 12 अनसपोर्टेड लेंथ कैसे आती है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, फिर से हम 12 का स्क्वायर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4l स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, अभी मैं शायद इसको बता चुका हूँ। अगर एक कॉलम को चारों तरफ से कंप्लीटली अच्छे से फिक्स कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, एल इफेक्टिव 0 कंसीडर की जाएगी। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जैसे जैसे किसी भी मेंबर में रिजिडिटी बढ़ती है, एल इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज करती है। जैसे कि मैं अभी जो वेरियस कंडीशंस की बात कर रहा था, एंड कंडीशंस की, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे एंड कंडीशंस रिजिड हो रही थी वैसे वैसे क्या हो रहा था, एल इफेक्टिव डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव और आर मिनिमम का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो में जो एल इफेक्टिव है मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल अनसपोर्टेड लेंथ, बट आर मिनिमम की बात करें तो ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या दिया जाता है, आर मिनिमम इक्वल्स अंडर रूट आई मिनिमम ओवर ए। ये कहाँ से आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो आई एक्स एक्स इक्वल्स, तो वो क्या होता है आई एन ए प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो ए वाई स्क्वायर है इसे हम लिख लेते हैं आई मिनिमम, यानी कि ये भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। तो ए वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई की जगह मैं आर लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें आर स्क्वायर, सॉरी आर निकाल लेंगे तो फिर ये आ जाता है अंडर रूट आई मिनिमम ओवर ए। ठीक है, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये क्या हो गया, आर मिनिमम। कहाँ से निकालते हैं आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो टर्म है, ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जैसा कि आपको पता है ये रेशियो है तो फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। यूलर क्रिटिकल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, तो वो होते हैं पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कहाँ से आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको यूलर जो बकलिंग लोड के लिए फॉर्मूला है पी इक्वल्स पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम ओवर एल इफेक्टिव स्क्वायर, ये आपको याद है। ठीक है, तो यहाँ से आई मिनिमम की जगह हम लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी आर मिनिमम का फॉर्मूला निकाला, वो लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई की जगह हम लिख लिया ए आर स्क्वायर। ठीक है, ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ऐसे ही जो ए है, अब हमें निकालना है चूंकि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला पी बाई ए। तो इस फॉर्मूले में से जो ए है वो पी बाई ए इधर कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा, यानी कि पी बाई ए। ठीक है, पी बाई ए यानी कि सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स हो जाएगा पाई स्क्वायर ई अपॉन में एल इफेक्टिव स्क्वायर नीचे था, अपॉन में हम आर स्क्वायर को ले जाते हैं, यानी कि नीचे हो जाता है एल इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल इफेक्टिव स्क्वायर और आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फिर से लैम्डा स्क्वायर नीचे। तो ऊपर क्या है पाई स्क्वायर ई और नीचे क्या होगा लैम्डा स्क्वायर, जो फॉर्मूला किसका है, सिग्मा ई सी, यानी कि यूलर क्रिटिकल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूलर क्रिटिकल स्ट्रेस जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये ई है, इस पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि मटेरियल का जो मटेरियल किसका बना हुआ है, ये जो मेंबर है वो किसका बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ई क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि मटेरियल कौन सा है, इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड है लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या होता है, एल इफेक्टिव, सॉरी लैम्डा क्या होता है, एल इफेक्टिव ओवर आर मिनिमम। तो आर मिनिमम इससे यहाँ देख सकते हैं, एल इफेक्टिव का मतलब ये है कि हमें उसमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एंड कंडीशन की, यानी कि एंड कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं आर मिनिमम। आर मिनिमम में क्या आता है, आई मिनिमम, जो कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डिपेंड करता है किस पर, ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बट इंटेंसिटी ऑफ लोड इसमें जो दे रखा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लोड इस फॉर्मूले में कहीं आपको लोड की बात नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रैंकाइन थ्योरी, जो कि यूज की जाती है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दो मेन जो थ्योरीज हैं वो इसमें दे रखी हैं। तो रैंकाइन थ्योरी में क्या एजम्पशंस ली जाती हैं, इसमें क्या है, लोड प्योरली एक्सियल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये वैलिड है बोथ लॉन्ग और
शॉर्ट कॉलम यानी कि इंटरमीडिएट कॉलम के लिए ये वैलिड है। ठीक है, इसमें रैंकाइन जो लोड है उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है 1/PR इक्वल्स 1/PC प्लस 1/PB। यहाँ पर जो PR है वो है रैंकाइन लोड जो टोटल कोई भी स्ट्रक्चर यानी कि कंप्रेशन मेंबर ले रहा है, और PC है क्रशिंग लोड, और PB है बकलिंग लोड। ठीक है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आता है कि नो टेंशन जोन क्या होता है। अगर हम किसी भी मेंबर पर कितना भी स्ट्रेसेस लगाएं, वो जोन जिस पर हम कितना भी लोड लगाएं, बट मेंबर कभी अपने जो बेस है उसके अबाउट मूवमेंट जनरेट नहीं होने दे, तो ऐसे केस के लिए हम क्या कहेंगे, उस जोन को कहेंगे नो टेंशन जोन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि कितना भी लोड आप अप्लाई करें उसके जो उसमें कोई टेंशन जनरेट ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नो टेंशन जोन। ठीक है, नो टेंशन जोन का जो एसेंट्रिसिटी है यानी जो टोटल हमें लोड लगाना है किसी भी मेंबर में, जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आप लोड लगा सकते हैं, इसके बाद इससे ज़्यादा एसेंट्रिसिटी करने के बाद आपका जो मेंबर है वो टेंशन जनरेट होने लगती है उसमें, तो यहाँ तक आप लोड सेफली लगा सकते हैं। तो इस नो टेंशन जोन के लिए जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो कहाँ से आती है, तो किसी भी मेंबर में लोड लगाने पर 2 टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सियल स्ट्रेसेस या डायरेक्ट स्ट्रेसेस इनको हम कहते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं इसमें टेंशन स्ट्रेसेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, ईडी इक्वल्स डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया, यानी कि जो भी लोड P लग रहा है अपॉन एरिया। और अगर हम बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करें, अगर हम PB से उन्हें डिनोट करते हैं तो वो हम लिखेंगे कुछ इस टाइप से, PE/Z। ये बेंडिंग इक्वेशन से आता है। PE कहाँ से आया, यहाँ पर जो E एसेंट्रिसिटी है और टोटल जो लोड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो मोमेंट कितना जनरेट होगा इस P लोड के कारण, तो P × E यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी कि M/Z फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर PE हो जाएगा मोमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस जो भी मेंबर है उस पर क्या रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0, तभी उसमें कोई टेंशन जनरेट नहीं होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं P/A माइनस PE/Z इक्वल्स 0। ठीक है, इस इक्वेशन से हम फाइंड कर लेते हैं इसका E, यानी कि जो P/A इक्वल हो जाएगा PE/Z। यहाँ से P कैंसिल, और यहाँ से हमें मिल जाएगा E इक्वल्स Z/A। ये जो फॉर्मूला है ये सारे स्ट्रक्चर के लिए, सारी जो भी हमारे पास सेक्शन है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनकी एसेंट्रिसिटी। तो वेरियस जो सेक्शन है उनके लिए एसेंट्रिसिटी देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्कुलर सेक्शन, तो मेरे पास कोई सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए एसेंट्रिसिटी होती है D/8। कहाँ से आता है, जेड सेक्शन मॉडुलस आप देख लीजिए, सेक्शन मॉडुलस कितना होता है किसी भी सर्कुलर सेक्शन का, तो पाई DQ/32, ये हो गया सेक्शन मॉडुलस, अपॉन में A यानी कि इसका एरिया 5/4 D²। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 8, और पाई से पाई कैंसिल, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा D यहाँ पे बचता है, पाई तो कैंसिल हो चुका है, D/8 आ गया। तो ये D/8 इसका क्या कहलाएगा, कोर या कर्न, यानी कि जो भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है आपके लिए D/8 है। ठीक है, अगर डाया की बात करें इस कोर की, यानी कि इस पूरे डाया की यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की, तो वो क्या होगा D/2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वेरियस, ये जो बेसिकली मिली है वो क्या है, रेडियस है उसकी। ठीक है, तो ये फॉलो करता है मिडिल फोर्थ रूल को, चाहे सॉलिड सेक्शन हो या फिर हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो। ठीक है, तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए अगर हम निकालेंगे ये Z/A करके, ये जो कोर या कर्न का एसेंट्रिसिटी होगा वो क्या होगा, D² + D² अपॉन 80। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, डाया की बात करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियस है तो फिर डाया मिल जाएगा आपको अपॉन 4D हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी फॉलो करता है मिडिल फोर्थ रूल को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर स्क्वायर सेक्शन की बात करें तो स्क्वायर सेक्शन में एसेंट्रिसिटी क्या होगी किसी भी कोर की, तो वो होगी A/6, यानी कि इसका सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है A³/6, और जो अपॉन में आएगा टोटल एरिया यानी कि A², और डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा A/6। ठीक है, एसेंट्रिसिटी जो भी होगी, एसेंट्रिसिटी जो आपको दिखा रखा है इसमें कहाँ से कहाँ तक है किसी भी स्क्वायर सेक्शन के लिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल की, यानी कि ये जो सेक्शन निकल के आ रहा है एसेंट्रिसिटी के लिए कोर या कर्न का, तो उसके डायगोनल की, तो वो डायगोनल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि
आपको दिखा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डायगनल 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको डायगनल मिल जाएगा, ठीक है, AY3। मिडिल थर्ड रूल फॉलो करेगा ये। और अगर साइड ऑफ नो टेंशन जोन की बात करें, यानी कि इसकी एक साइड की बात करें, ये इस साइड की, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे निकालेंगे, आपको पता है इसकी जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है AY6, और AY6 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस AY6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा A/3/2। ये अभी इसका रूट भी करना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। रेक्टेंगल सेक्शन के लिए सेम वही चीज़ें हैं। अगर इसके एसेंट्रिसिटी ऑफ कोर की बात करेंगे तो dy6 या by6 लेते हैं, और लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करेंगे तो वो dy3 या by3 निकल के आएगा। और अगर मिडिल थर्ड रूल ये भी फॉलो करता है, और अगर हम नो टेंशन जोन की बात करेंगे तो ये आएगा √b² + d²/6। तो ये आएगा कहाँ से, ये सारी चीज़ें जो स्क्वायर सेक्शन है उसमें आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो टर्म है जो SSC JEE का फेवरेट है, स्ट्रेन एनर्जी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और छोटा सा टॉपिक है, आपको देख लेना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो भी स्टोर होती है किसी भी मेंबर में थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, वो क्या होती है, इसकी स्ट्रेन एनर्जी होती है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी आपको थोड़ा सा पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पता चल गया होगा। टोटल जो रेजिलियंस होता है, या फिर कह सकते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिसिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस। तो उस रेजिलियंस का मतलब क्या था, यानी कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देखें तो अगर इलास्टिक लिमिट तक उसका जो एरिया होगा वो क्या कहलाता है, उसके लिए रेजिलियंस कहलाता है, ठीक है। और उसे हम क्या कहेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम पर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही लिख रखा है, रेजिलियंस इक्वल्स स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का फिर से हम फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहें तो वॉल्यूम का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं। इसे हम डिनोट करते हैं U से। यहाँ से आप स्ट्रेन एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, यानी कि रेजिलियंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो क्या निकलेगी, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, यानी कि जो भी है इसका स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इसका ट्रायंगल का बेसिकली एरिया निकाल लेंगे, वो क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट जो भी एरिया होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेजिलियंस। या फिर पूछा जाता है आपसे कि अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, तो उसे भी हम कहते हैं रेजिलियंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया ये पर यूनिट वॉल्यूम पर स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी। और यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन की जगह, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा बाई ई, जो मेरे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा σ²/2, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि अगर हम थ्रू आउट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम पर अगर हम स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो क्या होगी। तो मुझे फॉर्मूला पता है, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पर पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना है तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाफ सिग्मा की जगह मैं लिख लेता हूँ P/A, यानी कि स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेन की जगह लिख लेता हूँ ΔL/L। वॉल्यूम भी क्या होता है, A × L, ये आपको पता है। तो A × L नीचे, A × L यहाँ पे है, तो यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा हाफ P × ΔL। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है P²/2AE, ये कहाँ से आता है, उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हाफ P ΔL का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, यानी कि जो टोटल डिफॉर्मेशन का PL/AE होता है वहाँ से आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा P²L/2AE, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन लोडिंग। अगर सडन लोडिंग, यानी कि अगर हम बात करें सेंट वेनेंट थ्योरी की, तो उसने क्या बताया था थ्योरी ने, कि जो टोटल लोड होते हैं शुरू में जो अप्लाई किए जाते हैं, उनके कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, दोगुने होते हैं किसी भी एवरेज स्ट्रेस से। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर पुट करनी है। आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, हाफ P × ΔL, या फिर उसको लिख रहे थे हम हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर सिग्मा की जगह मैं लिखूँगा हाफ सिग्मा की जगह 2P/A,
पहले लिखा था पी बाई ए, बट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2p बाई ए। एप्सिलॉन की जगह डेल्टा एल ओवर एल और वॉल्यूम की जगह ए एल, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पी डेल्टा एल, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम के बारे में। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी स्ट्रेन एनर्जी का, तो वो हमें क्या देता है विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो वो हमें क्या देगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, किसी भी मेंबर की अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी पता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अब अगर आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो वो हमें क्या देता है, डिफ्लेक्शन उस मेंबर के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड इसका पॉइंट क्या है थ्योरम का, तो वो ये है कि अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी है और उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट, तो वो आपको क्या देगा, स्लोप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। नेक्स्ट जो सेकेंड थ्योरम है कास्टिग्लियानोस थ्योरम, इसका रिवर्स है, या फिर आप कह सकते हैं ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, यानी कि ये जो है वो इससे और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो इससे। यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे डिफ्लेक्शन का तो वो क्या कहलाता है, वो होगा स्ट्रेन एनर्जी। ऐसे ही अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो अगर हम स्लोप का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट, वो हमें देता है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम आपको याद रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछने की उम्मीद रहती है, बट आपको हो सकता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया जाए किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो फिर आपसे पूछ लिया जाए कि उसके लिए डिफ्लेक्शन क्या होगा या स्लोप क्या होगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी हमें पता थी, यू जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर एल ओवर 2AE। यहाँ से अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, हम सिंपली इसका डेरिवेशन कर देंगे। तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 2 जो p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2p आगे हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें PL ओवर AE। ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐसे अगर स्टिफनेस, नेक्स्ट जो हेडिंग है, बात करते हैं स्टिफनेस होती क्या है। तो स्टिफनेस वो लोड होता है जिस पर कोई भी मेंबर यूनिट डिफॉर्मेशन शो करता है या फिर यूनिट डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि हम किसी भी मेंबर में लोड अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको यूनिट डिफॉर्मेशन देने के लिए वो लोड जितना भी हम लगाना पड़ रहा है वो से हम क्या कहेंगे, स्टिफनेस कहेंगे उस स्ट्रक्चर के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया जाएगा, फिर अगर आपको यूनिट डिफॉर्मेशन चाहिए, यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए लोड चाहिए, तो सीधा हम लिख देंगे टोटल डिफॉर्मेशन और अपॉन में और लोड ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से जो डिफॉर्मेशन है इसका जो फॉर्मूला है वो लिखें PL ओवर AE, तो इसकी जगह हम PL ओवर AE अगर रखते हैं तो आ जाएगा P अपॉन PL ओवर AE। तो यहाँ से एक और नया फॉर्मूला मिल जाता है हमें AE ओवर L। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी हम लिखते हैं इसको क्या, स्टिफनेस के। ओके, जो कि नेक्स्ट में दे रखा है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टिफनेस का इन्वर्स। तो इन्वर्स तो होती है, या तो आपको पता चल गया, यानी कि अगर हम 1/k कर देते हैं इस फॉर्मूले में तो फॉर्मूला मिल जाएगा L अपॉन AE, जो कि ऊपर दे रखा है। या फिर हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन ओवर P, यानी कि लोड। यहाँ से अगर पूछा जाए फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, तो ये होता है यूनिट डिफ्लेक्शन, या फिर कह सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड। यानी कि यूनिट लोड लगाने पर कोई भी मेंबर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, फॉर्मूला आप देख लीजिए, रिवर्स कर दीजिए इसका, वो मिल जाएगा। यहाँ से इसका रिवर्स कर देंगे तो ये मिल जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला। इसे डिनोट करते हैं F से, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। अगर आप ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर, उसके लिए जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो क्या होगी। सिंपली आप वही फॉलो कीजिए जैसे कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में चेक किया था। तो इसमें स्ट्रेस जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। स्ट्रेस की जगह यहाँ पर टॉर्क होना चाहिए, यानी कि हम किसी भी मेंबर पर टॉर्क अप्लाई करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम मूवमेंट अप्लाई करते हैं, कपल अप्लाई करते हैं। उसके बाद से जो टॉर्क और कुछ इस टाइप से इसमें जो डिफॉर्मेशन की जगह यानी कि होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो इसका अगर एरिया हम निकाल लेते हैं तो वो क्या होगा, हमारे लिए स्ट्रेन एनर्जी होगी किसी भी मेंबर के ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए। तो इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हाफ, और टी टोटल टॉर्क लग रहा है और एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया। अगर हम चाहें तो इसको जो थीटा है इसको जो टॉर्जन इक्वेशन है उससे लिख सकते हैं, थीटा की जगह TL ओवर GJ। तो यहाँ T ऑलरेडी था और यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का वो मिल जाएगा T² L ओवर 2GJ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरिंग
टॉर्जन टेस्ट, अगर हम टॉर्जन टेस्ट करते हैं तो माइल्ड स्टील फेल होती है 90 डिग्री पर फ्रॉम द सरफेस, एंड कास्ट आयरन की बात करेंगे तो वो 45 डिग्री पर फेल होती है। ठीक है, हम यहाँ पर प्लेन सरफेस की बात करें, कुछ इस टाइप से मेरे पास माइल्ड स्टील है, ऐसे ही कास्ट आयरन है, तो इसको अगर इस पर हम टॉर्जन लगाते हैं तो ये किस पर 90 डिग्री पर फेल करेगी, माइल्ड स्टील की बात करें तो बिस सरफेस यानी कि इस सरफेस से 90 डिग्री पर। ठीक है, और अगर इस कास्ट आयरन की बात करेंगे तो वो 45 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि ये जो फेलियर है किसी भी टॉर्जन टेस्ट के लिए, जो फेलियर होगा यानी टॉर्जन के द्वारा कोई मेंबर में जो फेलियर होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं हेलिकॉइडल फेलियर। ठीक है, कप एंड कॉन फेलियर आप पहले पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट था, तो उसके बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होती है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जो जनरली यूज किया जाता है डायनेमिक लोड कैरिंग के लिए, यानी कि अगर हमारे पास डायनेमिक लोड लगाना है कुछ इस टाइप से जो लोड तेजी से वेरी कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर हम ऐसा स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि जो उस शॉक को झेल सके, यानी कि उस शॉक को तुरंत एक तरह से एब्जॉर्ब कर सके, और बाद में जब हम लोड को हटाएं तो बाद में उस जो शॉक है उसके कारण जो लोड अप्लाई किया गया उसको बाद में लोड को रिकवर कर सके, तो उस मेंबर को क्या कहते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं रिकवरेबल एनर्जी पर, जो भी उनकी रिकवरेबल एनर्जी होगी, यानी कि जो मैं पहले बता चुका हूँ, टोटल मैंने लोड अप्लाई किया किसी भी स्प्रिंग पर, और जब मैंने लोड हटाया तो वापस से इसने कितना लोड ऊपर सेम कितना लोड इसने रिकवर किया, उसे हम कहेंगे टोटल रिकवरेबल एनर्जी। तो इसके लिए ये डिजाइन किए जाते हैं स्प्रिंग। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग क्या होती है। तो क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग उस स्प्रिंग को कहते हैं जब हमारे पास जो हेलिक्स होती हैं, जो नंबर ऑफ हेलिक्स कुछ इस टाइप से स्प्रिंग बनी रहती है, ये जो है इन्हें कहते हैं हेलिक्स। तो ये जो हेलिक्स होती हैं इनका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ इस सरफेस से अगर लेस देन 10 डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग, और अगर ग्रेटर देन 10 डिग्री है तो वो क्या कहलाता है, ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग। ठीक है, टू टाइप से इसको बांटा जाता है। प्राइमरी इसको डिजाइन किया जाता है, अगर बात करें क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग को, तो वो डायरेक्ट फोर्स के लिए और फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए, यानी कि अगर हमारे पास क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग है कुछ इस टाइप से, तो उसकी क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग का मतलब ये है कि इसकी कॉइल जो है वो हेलिक्स जो है पास पास होंगी, और इस पर लोड अगर हम लगाते हैं तो इस पर आप देख सकते हैं जो फोर्स हैं वो डायरेक्ट एक एक्सिस के अबाउट, मतलब इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो एक एक्सिस के अबाउट लगता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट फोर्सेस के लिए ये किए जाते हैं डिजाइन, और ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए, यानी कि इसमें एक ट्विस्ट जनरेट हो सकता है जिसके लिए ये डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनमें जो स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस के कारण इसमें होंगे, डायरेक्ट फोर्स के कारण इसमें होंगे डायरेक्ट स्ट्रेसेस, और ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण इसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेस। ठीक है, आपको पता होगा पहले से ही। नेक्स्ट जो पॉइंट है ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग, इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ कौन होते हैं और डिजाइन किस लिए के लिए किए जाते हैं। डायरेक्ट फोर्सेस के लिए तो ये भी डिजाइन किए जाते हैं, बट यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है। बेंडिंग मूवमेंट क्यों, क्योंकि इसमें जो हेलिक्स होते हैं वो उनकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है कुछ इस टाइप से, और इन पर जब अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास एक फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन होती है वो एन से या फिर कह सकते हैं सीजी से ना होकर कुछ हटी हुई नज़र आती है इस केस में, तो फिर उस केस के लिए जो एसेंट्रिसिटी है उसका मल्टीप्लाई करके हमें मूवमेंट लेना पड़ता है, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम इसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्ट फोर्स है इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी कि इसमें जो स्प्रिंग में स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो डायरेक्ट स्ट्रेस होंगे, और बेंडिंग के मूवमेंट के कारण जो जनरेट होंगे बेंडिंग स्ट्रेस होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी स्प्रिंग के लिए, तो वो होता है 32 P²R³ अपॉन GD⁴। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेरियस जो टर्म्स दिए हैं उनका मतलब क्या है। P तो हो गया लोड जो हम स्प्रिंग पर अप्लाई कर रहे हैं, R है वो है रेडियस ऑफ हेलिक्स जो आप यहाँ पर बनाते हैं, ये जो हेलिक्स है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R हो गया। ठीक है, और अगर बात करें इस एन की तो नंबर ऑफ हेलिक्स कितनी है, यानी कि अगर इस स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ 1, 2 एंड 3 हेलिक्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको। और अगर बात करें जी की तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और जो डी है तो डी है जो वायर हम यूज़ कर रहे थे अभी, इसमें जो वायर यूज़ कर रहे हैं इसका डाया क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा, तो यहाँ से आपको ये टर्म्स पता चल गए। अगर हम बात करें इसका डिफ्लेक्शन निकालने की, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से अगर डिफ्लेक्शन निकालने हो तो हम क्या करेंगे, कास्टिग्लिआनोस थ्योरम लगा लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड। अगर इसको हम
फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो फिर वो मुझे क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन। तो इसका डेरिवेशन करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 32 2p लोड के अकॉर्डिंग, लोड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर क्यू भी रहेगा और n अपॉन में जी डी की पावर 4, कुछ चेंज नहीं है। 32 और p में थोड़ा सा चेंज आया, p स्क्वायर हट गया है, 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 p आर क्यूब एन जी डी की पावर 4, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस क्या होता है, डिफ्लेक्ट स्टिफनेस आपको पता है फॉर्मूले में क्या दे रखा था, p ओवर डिफ्लेक्शन। तो p हमारे पास p ही है यहाँ पर, और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो ये है ये रख देंगे, तो यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा और ये जी डी की पावर 4 है जो ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 64 आर क्यू एन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पीछे जो फॉर्मूला बताए थे वो यहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालना है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, 1/k, जो आपको मैंने अभी बताया था, इन्वर्स ऑफ स्टिफनेस। तो फिर यहाँ पर 64 आर क्यूब एन ऊपर पहुँच जाएगा और जी डी की पावर 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमें स्टिफनेस का फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और पीछे जो थ्योरम्स बताई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नोट पॉइंट यहाँ से एक देख लीजिए, अगर आप किसी भी स्प्रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करते हैं तो उसकी स्ट्रेन एनर्जी डिक्रीज होगी। आप फॉर्मूले से भी देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में अगर वैल्यू इंक्रीज करती है किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी बात है स्ट्रेन एनर्जी भी अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी। और अगर बात करें इसकी स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस इसकी डिक्रीज कर दी है, क्योंकि स्टिफनेस देखते हैं, जैसे कि ये रहा फॉर्मूला स्टिफनेस का, तो स्टिफनेस में जो एन है वो न्यूमरेटर में नहीं है, वो है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू इंक्रीज करती है अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ओवरऑल वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आपको देख लेना है, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग अगर आपसे पूछा जाए, दो अरेंजमेंट हो सकते हैं उसके, सीरीज हो सकता है और पैरेलल अरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर सीरीज में अरेंजमेंट किया जा रहा है वेरियस स्प्रिंग्स का, तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इनका स्टिफनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और स्टिफनेस आपसे पूछ लिया है, वेरियस दो स्प्रिंग्स दे रखी हैं, उनका K1 K2 है, कुछ इस टाइप से स्प्रिंग्स हैं, सीरीज में हैं, और सीरीज में इसका मतलब ये है एक इधर कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पर इसका स्टिफनेस K1 है और इसका स्टिफनेस K2 है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जो स्टिफनेस है, तो ओवरऑल स्टिफनेस वो क्या होगा, तो आपको बता देना है कि जो K इक्विवेलेंट होगा 1/K इक्विवेलेंट, उसके लिए फॉर्मूला दिया जाएगा 1/K1 + 1/K2, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे है। ठीक है, ये कुछ तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ से आपको रखना है याद सीरीज़ के लिए। सीरीज़ के बाद आते हैं पैरेलल पर। अगर पैरेलल स्प्रिंग्स दे दी जाती हैं कुछ इस टाइप से, कुछ एक ये स्प्रिंग है और सेकंड ये स्प्रिंग है, तो इसके लिए इसका K1 है और इसका K2 है। इसके लिए क्या करेंगे, K इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे, K इक्विवेलेंट निकल आ जाए K1 + K2। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला मिल गया K इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं थिन एंड थिक सेल क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होते हैं। कोई भी सिलेंड्रिकल सेक्शन जिसका कुछ भी डाया हो और उसका जो भी थिकनेस है कुछ भी हो सकती है, और कुछ राउंड शेप में हो और बीच में कुछ हॉलो हो, तो कुछ इस सेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल की बात करें, इन्हें वेरियस दो टाइप में डिवाइड करते हैं, थिक एंड थिन। तो थिन सेल किसको कहते हैं, अगर जो थिकनेस है, इसके जो मेटल इसमें यूज़ किया जा रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको कुछ स्टेप से, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, तो ये जो मेटल यूज़ किया जा रहा है इसकी अगर थिकनेस ग्रेटर देन d/10 है तो ये क्या कहलाएगी, थिक सेल कहलाएगी। ग्रेटर देन d/10 यानी कि जो टोटल सर्कुलर सेक्शन बनाया गया है इसका डाया जो है उसका 10वां भाग से भी अगर ज़्यादा है उसकी थिकनेस, तो वो थिक सेल है। ठीक है, अगर बात करें थिक जो थिन सेल की, तो वो क्या है, वो d/15 to d/10 के बीच में लाई करता है, इसका जो मेटल का थिकनेस है वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंपली थिन सेल और थिक सेल के बारे में कि क्या आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर डायरेक्टली यही वैल्यूज पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनका वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि कोई भी कुछ इस टाइप से मेंबर था, मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मैं मान लेता हूँ कुछ इस टाइप से पाइप सेक्शन था। ठीक है, इनको दोनों साइड से आप बंद कर लेते हैं, दोनों साइड से मैंने इसको बंद कर दिया है, एक साइड से अभी खुला है। अब इसमें फ्लो कराते हैं कुछ भी फ्लूइड। ठीक है, इसमें फ्लूइड कराया, फिर इस टाइप पे क्या होगा, अगर कोई भी इसमें द्रव जाता है तो उसके बाद इसको क्या करेगा, वर्स्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा इसकी जो सरफेसेस हैं, ये जो सरफेसेस हैं इन पे फोर्स लग रहा होगा। इन पे फोर्स लगने के कारण जो जनरेट होगा
इसकी दीवारों पर, वो क्या होगा, हुप स्ट्रेस हम इसे कहते हैं, जो कि होता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो भी जनरेट हो रहे हैं उन्हें हुप स्ट्रेस कहते हैं। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की, यानी कि ये जो ऐसा मेंबर था, इसकी इस डायरेक्शन में जो भी मेटल है इस पर भी कोई ना कोई फोर्स जनरेट हो रहे होंगे इस अंदर वाले फ्लूइड के कारण, प्रेशर के कारण, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ से बस इन्हीं का काम है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, रेडियल प्रेशर। रेडियल प्रेशर क्या होता है, यही जो सेक्शन है इसमें हमने फ्लूइड फ्लो कराया है, उसी टाइम पे सेम जो इस सेंटर से इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वेरियस जो फ्लूइड के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, रेडियल प्रेशर। ठीक है, अब देख लेते हैं इस रेडियल प्रेशर के कारण ही ये जो हुप स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हैं, वो जनरेट होते हैं। अब देख लेते हैं कि हुप स्ट्रेस होता क्या है, वो हमने आपको बता दिया है। ये इंड्यूस होते हैं लेंथ टू परपेंडिकुलर टू द लेंथ टू रजिस्ट रेडियल प्रेशर। रेडियल प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए ही ये हुप स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि ये जो हुप स्ट्रेसेस हैं वो थ्रू आउट द लेंथ इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर इंटरनल प्रेशर सिग्मा एच इक्वल्स टेंसाइल, यानी कि अगर हम इंटरनल प्रेशर लगा रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था कुछ इस टाइप से, और इसमें प्रेशर फ्लो करा रहे थे, तो उस टाइम पे इधर से ये बंद है, तो उस टाइम पे जो इस पर जनरेट होगा वो अंदर से क्या, टेंसाइल फोर्स, जो हुप स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल जनरेट होगा, यानी कि अंदर से जब इस पर टेंशन फोर्स जनरेट होगा इसकी सरफेसेस पर, तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे इस पर, हुप स्ट्रेस जो होंगे। ऐसे ही अगर बात करें एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि बाहर से इस पर कुछ इस टाइप से सेक्शन है और बाहर से इस पर प्रेशर जनरेट किया जा रहा है बाहर से, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। जो हुप स्ट्रेस होंगे वो कैसे होंगे, कंप्रेसिव होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, याद रख लेनी है आपको। अगर आपसे पूछा जाए हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है PD/2T। यहाँ से जो टर्म दिए हैं वो देख लीजिए, P जो है वो अप्लाइड रेडियल प्रेशर है, और अगर डी की बात करें तो डाया ऑफ सेल है जो भी दे रखा हो, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ सेल है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा इसमें, तो आपको पता है कि इंड्यूस होते हैं ये रेडियल प्रेशर के कारण। रेडियल प्रेशर के कारण हुप स्ट्रेस भी जनरेट होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी, और ये होते हैं अलोंग दी लेंथ। ठीक है, अलोंग दी लेंथ ऑफ द मेंबर जो जनरेट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये भी यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द लेंथ। यहाँ स्ट्रेंथ लिख दिया है, ये थोड़ा गलत है, लेंथ लिख लीजिएगा। थ्रू आउट द लेंथ क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है सिग्मा एल इक्वल्स PD/4T। जो भी टर्म है उनका मीन्स सेम है जैसा कि इस फॉर्मूले में था, बट यहाँ पर ये क्या है, 2 की जगह 4 हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस में। या फिर हम यहाँ से अगर हम बात करें सिग्मा H/सिग्मा L की, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 2/1। ठीक है, आप देख सकते हैं पिछले फॉर्मूले से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हुप। अगर इसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं तो सिंपली हम कह सकते हैं स्ट्रेन भी जनरेट होंगे, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो दिया जाता है फॉर्मूला एप्सिलॉन H इक्वल्स PD/4TE इंटू 2 - म्यू। ये आता कहाँ से है, बट मैं थोड़ा आपको दिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन H इक्वल्स सिग्मा H/E। ये तो हो गया हुप स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन, बट जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लग रहे हैं वो उनके कारण थोड़ा सा स्ट्रेन जो है वो माइनस करना पड़ेगा हमें, वो ये हो गया। ये यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं PD/2TE, जैसा कि हमें पता है इसकी वैल्यू सिग्मा H की, और यहाँ पर भी हम सिग्मा L की जगह रख देंगे म्यू इंटू PD/4TE। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो जो भी PD/4T अगर कॉमन ले लेंगे तो सेम जो फॉर्मूला सिग्मा एप्सिलॉन H का है, यानी स्ट्रेन का फॉर्मूला है हुप स्ट्रेन का, वो मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेम वही चीज़ करनी है आपको। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि मेजर स्ट्रेन होगा यहाँ पर, तो वो क्या होगा, सिग्मा L/E, और माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा म्यू सिग्मा H, यानी हुप स्ट्रेस के कारण जो भी स्ट्रेन कम हो रहे होंगे उस डायरेक्शन में वो होगा ये, और ये हमें क्या दे देगा, एप्सिलॉन L, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला जैसे कि मैंने पहले बताया मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड कम चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे म्यू दे दिया जाएगा, यानी कि जो म्यू है वो है क्या, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे दी जाती है, और आपसे एक दे दिया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे दिया जाएगा,
और पूछा जाएगा हुप स्ट्रेंथ क्या होगा, तो आपको बता देना है, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलाज के रेशियो से आप निकालेंगे तो ये रेशियो मिलेगा जो एप्सिलॉन एच अपॉन एप्सिलॉन एल का वो आएगा 2 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। आप इन फॉर्मूलाज से देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन है, इसीलिए कॉमन ली थी, और ये बची हुई चीज़ें हैं तो यहाँ से आ जाएगा। इस फॉर्मूले से ये सारी चीज़ें निकाली हैं, बहुत बार इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं थिक सिलेंड्रिकल सेल की, यानी कि जो थिक सिलेंड्रिकल सेल होती है उसको एनालाइज किया जाता है बाय लामीज थ्योरम। यहाँ से यही पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है कि इसको एनालाइज किससे किया जाता है, तो लामी थ्योरम जो दी जाती है उनके द्वारा उसको एनालाइज किया जाता है। इस थिक सिलेंड्रिकल सेल जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, यहाँ तक इसमें मेटल भरा हुआ है कुछ इस टाइप से, और जिसमें जो खोखला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है जो यहाँ पे दिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें मेटल है। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू किधर ज़्यादा होगी। अगर हम इसमें अंदर की तरफ से प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस होंगे वो इसकी इसी सरफेस पर होंगे जो कि इनर सरफेस की है। ठीक है, तो चाहे वो हुप स्ट्रेस की बात करें चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें, दोनों मैक्सिमम अंदर वाली सरफेस पर होंगे और बाहर वाली सरफेस पर क्या होंगे, मिनिमम होंगे। ठीक है, आप नॉर्मली सोच भी सकते हैं कुछ इस टाइप से सेल है और इस पर स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, अंदर से हमने प्रेशर लगाया तो फिर इसी सरफेस पर ज़्यादा होंगे, ये बाहर जाते जाते थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनके वेरिएशन की बात करें तो वो होता है, चाहे हुप स्ट्रेस की बात करें चाहे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें, थिक सेल के लिए वो हाइपरबोलिक होता है, यहाँ पर लिख रखा है आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो डायग्राम बना है यहाँ से भी थोड़ा सा हाइपरबोलिक बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, स्फेरिकल सेल के लिए अगर हम बात करें तो जो टोटल हुप स्ट्रेस होता है, या फिर हम कहें कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही ओनली एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस कुछ मैं देख सकता हूँ स्फेरिकल सेल है कुछ इस टाइप से, और इस पर अगर आपने फोर्स लगाया तो कुछ इस टाइप से, ये हम इसका क्रॉस सेक्शन दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप से होगी, कुछ इस टाइप से। तो इसमें जो टोटल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल लें, वो सारे के सारे एक ही सरफेस पर आ रहे हैं, तो यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और जो हुप स्ट्रेस हैं वो दोनों बराबर होते हैं, और उनका फॉर्मूला क्या दिया जाएगा जो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का होता है PD/40। तो आज के लिए बस इतना ही, जो सेकंड लेक्चर है वो यहाँ तक फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हुए हैं दो, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट।